ये कहानी है जुलाई 1830 के क्रांति की। पेरिस के सड़कों पर एक लहर फैली हुई थी जिसने यूरोप के भविष्य को बदल कर रख दिया। पर एक छोटे से विद्रोह की चिंगारी पूरे महाद्वीप को स्वतंत्रता और एकता की ओर कैसे ले जा सकती थी। पर क्या आपको पता है, यह सिर्फ फ्रांस की क्रांति नहीं थी, यह हर देश की कहानी बनने वाली थी। हर जगह वही विद्रोह और वही क्रांति की आग सुलग रही थी और दूसरे तरफ मेजनी और गैरीबाल्डी जैसे नायक तैयार हो रहे थे। ये मेजनी और गैरीबाल्डी कौन हैं और किस लिए तैयार हो रहे हैं? हर आदमी का एक ही सपना था जिसके लिए सारे लोग क्रांति कर रहे थे। अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि ऐसा कौन सा सपना था जिसके लिए लोग सड़कों पे क्रांति के लिए उतर आए थे। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सपना पूरा होगा? क्या ये भावना एक नई सुबह लाएगी या फिर टूटे हुए सपने और बिखरे हुए देशों की कहानी बनेगी? ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये विचारों, भाषाओं और पहचान की भी थी। इस वीडियो में हम उन क्रांतियों की कहानी को जानेंगे जिन्होंने एक नए यूरोप को जन्म दिया। और इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है जिसे भूल कर भी मिस करने की गलती नहीं कीजिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में शुरू हुई, लेकिन इसके प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किए गए। चार्ल्स 10 के निरंकुश शासन ने फ्रांस की गहराती गरीबी और जनता की असंतोष को और बढ़ा दिया था। जब उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के तहत संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की तो जनता का गुस्सा भड़क उठा। 1830 की क्रांति ने केवल राजशाही के खिलाफ ही नहीं बल्कि उदारवादी और राष्ट्रीय भावनाओं के पक्ष में एक मजबूत आवाज़ उठाई। 25 जुलाई 1830 को 4 दिन की क्रांति के बाद चार्ल्स 10 को सत्ता छोड़नी पड़ी और इसने बोर्बोन राजवंश के अंत का संकेत दे दिया। लेकिन क्रांति यहीं खत्म नहीं हुई, इसका प्रभाव बाकी यूरोप के शासकों पर गहरा पड़ा। जुलाई 1830 की क्रांति से पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता और उदारवाद की लहर दौड़ गई। यह क्रांति एक संकेत थी कि पुरानी राजशाही व्यवस्था अब बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। फ्रांस की इस क्रांति ने पूरे यूरोप में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, खासकर बेल्जियम, पोलैंड और इटली जैसे देशों में। इस क्रांति ने उन राजाओं को दिखा दिया कि अगर वे जनता की मांगों को नज़रअंदाज करेंगे तो क्रांति उनका इंतजार कर रही है। जुलाई 1830 की क्रांति ने यूरोप की राजशाही व्यवस्था की जड़ें हिला दी और आने वाले बदलावों की शुरुआत कर दी। वास्तव में ये क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। 1848 की क्रांति एक निर्णायक मोड़ था जब यूरोप के विभिन्न देशों में सामंतवादी और राजशाही व्यवस्थाओं के खिलाफ जनता की असंतोष की लहर उठी। फ्रांस में इस क्रांति का केंद्र बिंदु थे राजा लुई फिलिप और उनके प्रधानमंत्री गीजो। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक के रूप में सत्ता में आए थे, लेकिन अपने शासनकाल के अंत तक वह मध्यम वर्गीय नीतियों और प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं का समर्थन करने लगे। अब उस गिफ्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। इस वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट आपके लिए अवेलेबल है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे ऐप से बुक सेक्शन में से इजनी ले सकते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको एक बार देखें जरूर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली कई छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। इन राज्यों पर विदेशी ताकतों का नियंत्रण था। उत्तर में ऑस्ट्रिया का शासन, मध्य इटली में पोप का प्रभुत्व और दक्षिण में अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे। इटली का एकीकरण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। एकीकरण की शुरुआत सार्डिनिया के राज्य से हुई, जहां काउंट कावूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग जीती। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे इटली में फैल गया। 1861 में इटली को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। यह एकीकरण न केवल इटली के लिए एक बड़ी जीत थी, बल्कि इसने पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को और भी प्रबल कर दिया। जोसेफ मेजनी यूरोपीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने यह सपना देखा था कि एक दिन पूरे यूरोप में स्वतंत्र राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। उनकी संस्था यंग इटली और यंग यूरोप ने युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया कि वे अपने राष्ट्रों को एकजुट करें और विदेशी ताकतों से स्वतंत्रता प्राप्त करें। मेजनी की विचारधारा ने इटली के साथ साथ पूरे यूरोप में छोटे समुदाय और अल्पसंख्यकों को प्रेरित किया। पोलैंड, हंगरी
और बोहेमिया जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इन क्षेत्रों के लोग अपनी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे, जिससे यूरोप में कई छोटे छोटे विद्रोह शुरू हुए। हालांकि इन आंदोलनों को शुरू में सफलता नहीं मिली, पर यह राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए पहली चिंगारी साबित हुई। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की, जिसे राष्ट्रीय संघर्ष के दूसरे चरण के रूप में जाना जाता है। इटली 19वीं सदी तक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन दो प्रमुख हस्तियां काउंट काबूर और गैरीबाल्डी की भूमिकाओं ने इसे एक राष्ट्र के रूप में बदलने का काम किया। काउंट काबूर सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे और इटली के एकीकरण के राजनीतिक दिमाग माने जाते थे। काबूर ने यह समझा कि इटली का एकीकरण केवल सैन्य ताकत से संभव नहीं था, बल्कि इसके लिए कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की आवश्यकता थी। उन्होंने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक गठबंधन किया, जिसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग में मदद की। इस युद्ध के जीत ने इटली के उत्तरी हिस्सों को एकजुट करने का रास्ता खोला। काबूर ने आर्थिक सुधारों और सार्वजनिक विकास पर जोर दिया, जिससे उत्तरी इटली को एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक आधार मिला। उनकी नीतियों ने इटली को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र बनाने की नींव रखी। वहीं गैरीबाल्डी एक सच्चे क्रांतिकारी और सैन्य नेता थे, जिन्होंने इटली के दक्षिणी हिस्से को एकजुट किया। उन्होंने अपनी रेड सटर्स सेना के साथ सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। गैरीबाल्डी की रणनीति सीधे और साहसिक थी। उन्होंने सीधे युद्ध के जरिए जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में दक्षिणी इटली को काबूल के नेतृत्व वाले उत्तरी के हिस्से के साथ मिला दिया गया। गैरीबाल्डी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निस्वार्थता। उन्होंने सत्ता लेने के बजाय इटली की एकता के लिए इसे काबूल और विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। की कूटनीति और गैरीबाल्डी की क्रांतिकारी भावना ने मिलकर 1861 में इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इटली के बाद सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण हुआ जर्मनी का, जिसका श्रेय जाता है ऑटो वोन बिस्मार्क को। बिस्मार्क ने अपनी रणनीति को रक्त और लौ के नाम से प्रसिद्ध किया। उन्होंने कूटनीति और युद्ध दोनों का इस्तेमाल करके जर्मनी को एक किया। पहले युद्ध में उन्होंने डेनमार्क से युद्ध कर उत्तरी जर्मनी के 2 राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जर्मनी के बाकी राज्यों को प्रशिया के अधीन किया। अंततः फ्रांस के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल कर 1871 में जर्मनी को एकीकृत कर दिया। बिस्मार्क की नीतियों ने जर्मनी को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलनों में यूनान का संघर्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1821 में यूनानियों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई 1832 में उनके स्वतंत्र होने तक चली। यूनान की आज़ादी ने पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद को एक प्रेरणा दी, विशेषकर हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में। इन क्षेत्रों में भी लोग अब अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे और राष्ट्रवाद के विचार तेजी से फैलने लगे। यूनान का संघर्ष एक उदाहरण बन गया कि कैसे एकजुट होकर एक राष्ट्र अपनी पहचान और स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। अब हम उन राष्ट्रों की बात करते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्यवादी शासकों से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। 1848 की क्रांति में हंगरी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, पर इसने हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया। पोलैंड, जो रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया द्वारा विभाजित था, उसने कई बार अपनी स्वतंत्रता की कोशिशें की। हालांकि पोलैंड को सफलता नहीं मिली, पर उनका संघर्ष यूरोप में राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा देता रहा। बोहेमिया, जो आज के चेक गणराज्य का हिस्सा है, उसने भी अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हॉब्सबर्ग साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने बाद में 20वीं सदी में यूरोप के नक्शे को बदलने में अहम भूमिका निभाई। कार्लसबैड डिक्रीज के खिलाफ हिगल ने जो आलोचना की, वह राष्ट्रवादी आंदोलनों को गहराई से प्रभावित करती है। ये डिक्रीज 1819 में लागू किए गए थे ताकि राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को रोका जा सके। हिगल ने इन डिक्रीज का विरोध करते हुए कहा कि ये मानव स्वतंत्रता और समाज की प्रगति के विरुद्ध है। उनकी विचारधारा ने कई राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। इसके अलावा जोल्वेरिन, जो 1834 में स्थापित एक व्यापारिक संघ था, उसने भी जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट होने का आधार प्रदान किया, जिसके बाद में राजनीतिक एकीकरण का मार्ग
प्रशस्त किया। अगर आपने नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला भाग नहीं देखा तो जल्दी जा कर के देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और हाँ, इस स्क्रिप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे देखना जरूर।